नमस्कार। आज हम वायरसेस में मल्टीप्लिकेशन या गुणन के बारे में पढ़ेंगे। गुणन की प्रक्रिया में वायरस परपोषी कोशिका की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी का यूज़ कर, एंजाइम्स का यूज़ कर अपने संख्या में वृद्धि करता है। वास्तव में इस प्रक्रिया में वायरसेस अपने न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन करते हैं और अपने प्रोटीन कोड का सिंथेसिस करते हैं। इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन बैक्टीरियोफेजिस में किया गया है। यह प्रक्रिया फिर दो प्रकार की हो सकती है। लिटिक साइकिल या लयनकारी चक्र और लाइसोजेनिक साइकिल। लयजनकता। तो बैक्टीरियोफेजिस दो प्रकार के हो सकते हैं। इन दोनों मल्टीप्लिकेशन साइकिल्स के आधार पर उग्र या वायरुलेंट और संयत या अनुग्र टेम्परेट और नॉन वायरुलेंट। उग्र या वायरुलेंट प्रकार के बैक्टीरियोफेज लिटिक साइकिल में एंटर करते हैं। ये परपोषी जीवाणु कोशिका का संक्रमण कर उसमें अपने डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, नए बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स बनाते हैं और बाद में परपोषी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। परपोषी कोशिका के फट जाने पर ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो रहा है, इसीलिए इसे लिटिक साइकिल कहते हैं, लयनकारी चक्र कहते हैं। दूसरे प्रकार के बैक्टीरियोफेज टेम्परेट या नॉन वायरुलेंट कहलाते हैं, संयत। ये परपोषी जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करते। जब ये एंटर करते हैं बैक्टीरिया के अंदर तो ये एंटर करते ही जीवाणु कोशिका को रेप्लिकेट करके नष्ट नहीं कर देते, अपितु इनका डीएनए खंड जीवाणु कोशिका के डीएनए से समाकलित हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है अथवा जुड़ जाता है। यह जुड़ा हुआ वायरल डीएनए जीवाणु की अनेक पीढ़ियों तक रेप्लिकेशन करता रहता है। इसमें होस्ट बैक्टीरियल सेल का लयन या लाइसिस नहीं होता, इसीलिए इसे लाइसोजेनी कहते हैं, लयजनकता कहते हैं। बाद में कई पीढ़ियों पश्चात किसी विशेष अवस्था में यह लाइसोजेनिक साइकिल जो है अंत में परपोषी जीवाणु कोशिका के नष्ट होने पर लिटिक साइकिल में समाप्त होता है। तो वास्तव में इन दोनों प्रकार के साइकिल्स में डिफरेंस जो है वो टाइम फैक्टर का है। लिटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज के बैक्टीरिया में एंटर करने के तुरंत बाद मल्टीप्लिकेशन की क्रिया होती है और उसके तुरंत बाद बैक्टीरियल कोशिका नष्ट होती है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में
बैक्टीरिया में एंटर करने के बाद कई पीढ़ियों तक वायरल डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ा रहता है, बैक्टीरियल कोशिका नष्ट नहीं होती और लास्ट में काफ़ी लंबे समय बाद, वो स्थितियों पे निर्भर करता है, सामान्यतः कई पीढ़ियाँ होती हैं, यह वायरस जो है ये वापस मल्टीप्लाई करके बैक्टीरियल कोशिका को तोड़कर बाहर निकलता है। तो टाइम फैक्टर ही इम्पॉर्टेंट है इन दोनों साइकिल्स को डिफ्रेंशिएट करने में। एक एक करके दोनों साइकिल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले लयनकारी चक्र या लाइटिक साइकिल को देखते हैं। इस चित्र को देखिए। आप इसमें बैक्टीरियल कोशिका को देख सकते हैं जिसपे बैक्टीरियोफेज ने आक्रमण किया है। इस चित्र में आप एक विशेष प्रकार का बैक्टीरियोफेज फेज T2 देख सकते हैं। यह प्रक्रिया जिसमें कोई बैक्टीरियोफेज अपने होस्ट के संपर्क में आता है, इसे अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन कहते हैं। परपोषी कोशिका की सतह पर जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज का चिपकना अधिशोषण कहलाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है तथा इसमें कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं और इस हेतु बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया दोनों पर विशिष्ट ग्राही स्थल रिसेप्टर साइट्स होती हैं। जब एक बार एड्सॉर्प्शन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए अपनी होस्ट बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा। उसकी सेल वॉल को भेदता हुआ इसे पेनिट्रेशन या वेधन कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो फेज है उसका डीएनए बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर रहा है। फेज का प्रोटीन आवरण, प्रोटीन कोट बैक्टीरियल कोशिका के बाहर ही रह जाएगा, केवल न्यूक्लिक एसिड डीएनए अंदर प्रवेश करेगा। पेनिट्रेशन स्टेप था ये। तीसरे स्टेप में परपोषी कोशिका में बैक्टीरियोफेज के न्यूक्लिक अम्ल की कॉपीज बनेंगी, रेप्लिकेशन होगा और इसके प्रोटीन कोट के प्रोटीन्स का भी निर्माण होगा। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द होस्ट सेल। आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन कोड बन रहे हैं और वायरल डीएनए जो है उसकी कॉपीज बन रही हैं। इस प्रकार वायरस ने अपने दोनों कंपोनेंट्स प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर लिया। उसके बाद का जो स्टेप है उसे असेंबली एंड मैच्योरेशन, नवनिर्मित वायरसों का संकलन और परिपक्वन कहते हैं, क्योंकि इसमें पैकेजिंग होती है। वायरस का डीएनए उसके प्रोटीन आवरण के भीतर जाकर एक नए वायरस पार्टिकल का निर्माण कर देता है। असेंबलिंग ऑफ फेज पार्टिकल्स। अब ये नए बने वायरस कण परपोषी कोशिका से विमुक्त हो जाएंगे। रिलीज ऑफ न्यूली फॉर्म्ड वायरसेस फ्रॉम होस्ट सेल। इस प्रक्रिया में बैक्टीरियल कोशिका, होस्ट कोशिका नष्ट हो जाती है।
इसीलिए यह साइकिल जो है ये लिटिक साइकिल कहलाता है। इसमें लयन होता है, लाइसिस होता है बैक्टीरियल कोशिका का। इसके स्टेप्स को भी हमने पढ़ा ही था। पहला स्टेप जो था वो अधिशोषण एड्जॉर्प्शन था। वायरस का अपने होस्ट बैक्टीरिया के संपर्क में आना। सेकंड स्टेप पेनिट्रेशन या वेधन था, अंदर प्रवेश करना अपनी होस्ट कोशिका के अंदर, उसको भेदते हुए। थर्ड स्टेप न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का संश्लेषण करना होस्ट की मशीनरी को यूज़ कर कर। चौथा स्टेप नए बने डीएनए का नए बने प्रोटीन आवरण के अंदर पैक होना, असेंबली। और लास्ट स्टेप जिसमें नए बने वायरस पार्टिकल जो हैं ये बैक्टीरियल कोशिका से बाहर रिलीज हो जाएंगे, विमुक्त हो जाएंगे। दूसरा जो प्रकार होता है वायरस के मल्टीप्लिकेशन का, उसको बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक चक्र करने वाले वायरसेस अनुग्र या संयत जीवाणु भोजी नॉन वायरुलेंट और टेम्परेट बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इनमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के जीनोम से संलग्न या समाकलित हो जाता है एवं यह जीवाणु जीनोम के साथ ही प्रतिकृतिकरण करता है, रेप्लिकेशन करता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में बैक्टीरियोफेज संयत अवस्था में रहते हैं, परपोषी कोशिका को शुरू में ही नष्ट नहीं करते, इसलिए इसको लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इन वायरसेस के डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद फेज पार्टिकल्स या विभोजीकरण नहीं बनते, अर्थात परपोषी जीवाणु कोशिका एवं बैक्टीरियोफेज के बीच एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। इस चित्र में इस प्रक्रिया के जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनको दिखाया गया है। पहला स्टेप बैक्टीरियोफेज जो है वो अपनी होस्ट कोशिका के संपर्क में आता है, एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण। सेकेंड स्टेप में इसका डीएनए परपोषी बैक्टीरियल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ आप इसकी उपस्थिति को सेकेंड जो चित्र है उसके अंदर देख सकते हैं। बैक्टीरियोफेज इस पर्टिकुलर साइकिल में विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करेगा, जिन्हें दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन्स कहते हैं। इन प्रोटीन से वायरस का लिटिक चक्र, लयनकारी चक्र अवरुद्ध हो जाता है, मतलब वायरस अब लिटिक साइकिल नहीं करेगा, वरन यह लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर कर जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं कि जो फेज डीएनए था, बैक्टीरियोफेज डीएनए था, उसका डीएनए होस्ट बैक्टीरिया के डीएनए के साथ समाकलित हो गया है, इंटीग्रेट हो गया है। बैक्टीरिया और फेज के डीएनए जुड़कर
एक हाइब्रिड या संकर वलयकार डीएनए अणु बना लेते हैं। जीवाणु के डीएनए के साथ जुड़ा वायरस प्रोफेज कहलाता है। प्रोफाज भी बोलते हैं इसे। नीचे आप देख रहे हैं लाइसोजेनिक फेज हमें दिख रही है। इस प्रक्रिया के अंदर जो प्रोफाज है उसका बहुगुणन होता है। दूसरे शब्दों में जीवाणु जीनोम के साथ जुड़ा हुआ समाकलित वायरस का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ रेप्लिकेट होता रहता है। जब भी जीवाणु कोशिका विभाजन करेगी और उस दौरान यह अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करेगी, उसी वक्त इसके साथ जुड़े वायरल जीनोम का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। इस प्रकार बैक्टीरिया की संतति कोशिकाओं में इनके पैथ्रिक डीएनए के साथ साथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी संयुक्त रूप में पहुंचता जाता है। इस स्थिति में बैक्टीरियोफेज डीएनए की संख्या में तो वृद्धि होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स नहीं बनते। यह एक बड़ा अंतर है जो हमने अभी लिटिक साइकिल देखा था उससे। यह स्थिति जो है ये कई पीढ़ियों तक या लंबे समय तक बनी रह सकती है, लेकिन लाइसोजेनिक फेज के बाद वापस लिटिक फेज से ही अंत होगा। लाइसोजनी चक्र के अंत में कई जीवाणु कोशिकाओं में रिप्रेसर प्रोटीन्स या दमनकारी प्रोटीनों का संश्लेषण रुक जाता है। फलस्वरूप बैक्टीरियल डीएनए से जुड़ा हुआ वायरस का डीएनए अलग हो जाता है, यानी प्रोफाज डीएनए जो है, जो समाकलित था जीवाणु के डीएनए से, वो पृथक हो जाता है। अब यह डीएनए, ये चित्र में आप देख सकते हैं वायरल जीनोम जो है वो रिलीज हो गया है। अब यह डीएनए वो सारे काम करेगा जो हमने लिटिक साइकिल के अंदर देखे थे। यह अपने डीएनए की कॉपीज़ बनाएगा, साथ ही बैक्टीरियल कोशिका के अंदर वायरस प्रोटीन भी संश्लेषित होने प्रारंभ हो जाएंगे ताकि प्रोटीन आवरण या कैप्सिड का निर्माण हो। वायरस के बने दोनों पदार्थ यानी इसका डीएनए और इसका प्रोटीन कोड शीघ्र ही संयोजित होकर इंडिपेंडेंट वायरल पार्टिकल्स बनाएंगे जो जीवाणु की कोशिका भित्ति के फट जाने के कारण वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यानी जो लाइसोजेनिक साइकिल था उसका अंत भी लाइसिस से कोशिका, जो होस्ट कोशिका है, उसके नष्ट होने से होता है। इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको अभी हमने पढ़ा उसे एक बार और देख लेते हैं। पहला स्टेप था अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन। बैक्टीरियोफेज का अपने होस्ट की भित्ति पर अधिशोषित होकर चिपक जाना। उसके बाद इसका डीएनए अंदर प्रवेश करता है होस्ट जीवाणु के। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हमने देखा था
दमनकारी प्रोटीन से प्रेशर प्रोटीन्स का निर्माण होगा। ये प्रोटीन्स ही लाइसोजेनिक साइकिल के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए इन द बैक्टीरियल जीनोम, लाइसोजेनिक चक्र चलेगा। बैक्टीरियल कोशिका जब विभाजित होगी तो उसके साथ वायरल का डीएनए जो है, वायरस का डीएनए जो है वो भी रेप्लिकेट होता रहेगा। ये सब चीज़ें हमने देख ली डिटेल में। और लास्ट में प्रेशर प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया रुकने के कारण लिटिक साइकिल जो है वो होगा, जिसमें नए बने वायरल डीएनए नए बने प्रोटीन कोड्स में पैक होंगे और बैक्टीरियल कोशिका को नष्ट करते हुए बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार आज हमने वायरस में जो गुणन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके प्रोसेस को देखा।